प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे JSSC CGL पेपर 2 के लिए उर्दू पेपर का उर्दू अदब के नसर के बारे में। पिछले वीडियो में हम सब ने पढ़ा था JSSC CGL के उर्दू सिलेबस, और अब हम उसी सिलेबस के अनुसार, उसी सिलेबस के हिसाब से जो हमारा पहला पॉइंट है उर्दू सिलेबस में, उर्दू लिटरेचर प्रोज यानी कि उर्दू अदब के नस्र, जिसमें हमारा पहला अफसाना प्रेमचंद का कफन है। तो आइए उसी को बढ़िया से पढ़ते हैं, और साथ ही साथ उसको पढ़ने के साथ उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड जितने भी सवालात होते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सवालात जो होंगे उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव सवाल ही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव रहेगा नहीं। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, तो इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव करना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ याद रखें और ध्यान रखें कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में जाते हैं तो हमें उतना क्लियर और उतना बढ़िया से याद नहीं होगा जितना बढ़िया में सब्जेक्टिव पढ़ने से होता है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, बढ़िया से ध्यान से देखें और हमारे साथ पढ़ें, या आप भी पढ़ें और समझें। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है झारखंड CGL यानी कि JSSC CGL उर्दू सिलेबस के उर्दू लिटरेचर प्रोज यानी कि उर्दू अदब के नस्र के कफन पहला जो है अफसाना है प्रेमचंद का, ठीक है। देखिए यहाँ पे है कफन, जो है ये प्रेमचंद का अफसाना है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे और इसी का ऑब्जेक्टिव करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो क्या है, ये अफसाना है। क्या है ये अफसाना है, ठीक है। तो इसको, कफन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं अफसाना को, कि अफसाना किसे कहते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद अफसाना में जो कफन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए पहले पढ़ते हैं अफसाना को, ठीक है। आइए पहले अफसाना को पढ़ते हैं। अफसाना। अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए ये मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक़ादों ने अफसाने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक़ाद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। एक और नक़ाद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासीर है। नक़ादों का यह भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिकत रखते हैं। फिर आगे है कि अफसाना कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटो, असमत चुगतई, राजेंद्र सिंह बैदी, कृष्णचंद्र, गुलाम अब्बास, क़ुरातुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू के अदबी असनाफ़ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा किए जा चुके हैं। तो ये थे अफसाना, ठीक है, अफसाना का डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं अफसाना में, जो हमारा अफसाना है सिलेबस में, वो है कफन, जो प्रेमचंद ने लिखा है। तो इसको बढ़िया से पढ़ते हैं।
फिर इसी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं उसको भी हम लोग करेंगे। इसको थोड़ा जूम करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि झोंपड़े के दरवाजे पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए उलाव के सामने खामोश बैठे थे और अंदर बेटे की नौजवान बीवी बुधिया दर्देजा से पछाड़े खा रही थी और रह रह के इसके मुंह से ऐसी दिलखराश सदा निकलती थी। दिलखराश, दिलखराश मतलब होता है दर्दनाक आवाज़, ठीक है। जिसके दिलखराश सदा निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, फिजा सन्नाटे में गर्क, गर्क मतलब होता है आपका पूरा समाना, ठीक है, समा हुआ। फिजा सन्नाटे में गर्क, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। तारीकी मतलब अंधेरा, सारा गांव तारीकी में जज्ब हो गया था। घेसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन तड़पते हो गया, जा देख आ तू। माधव दर्दनाक लहजे में बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या आऊं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ जिंदगानी का सुख भोगा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो यहाँ पे है, तो मुझसे तो इसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, चमारों का कुनबा यानी कि उसका कुनबा मतलब होता है परिवार, खानदान, ठीक है। तो चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि घंटे भर काम करता तो घंटे भर चिल्लम पीता, इसलिए इसे कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-1 फाके हो जाते थे तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ी तोड़ लाते और माधव बाजार में बेच लाता। आगे है, और जब तक 2 पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती फिर लकड़ियां तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी ना थी, काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर दोनों लोग इसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी कनाअत कर लेने की सिवा और कोई चारा ना होता। काश दोनों साधु होते तो इन्हें कनाअत और तो कल के लिए ज़ब्ते नफ्स का मतलब ज़रूरत ना होती। यह इनकी खल्की सिफत थी। अजीब जिंदगी थी कि घर में मट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा अशाशा नहीं। फटे चीथड़ों से फटे चीथड़ों से अपनी अरियानी को ढाकने 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 हुए दुनिया के फिक्रों से आज़ाद, कर्ज से लदे हुए, गालियाँ भी खाते मार भी खाते मगर कोई गम नहीं। मिस्कीन इतने की वसूली की मतलब उम्मीद ना होने पर लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मड़िया आलू की फसल में खेतों से मड़िया आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खाते या 10-5 औख तोड़ लाते जो रात को चूसते। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज में 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी सआदतमंद बेटे की तरह बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। ठीक है, सआदतमंद का मतलब होता है आपका खिदमत गुजार, ठीक है, चल रहा था, बल्कि इसका नाम और भी रोशन कर रहा था। इस वक्त भी दोनों उलाव के सामने बैठे हुए आलू भून रहे थे और किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। माधव की शादी पिछले साल हुई थी। जब से यह औरत आई थी इसके खानदान में तुंदन की बुनियाद डाली थी। पिसाई करके घास छील कर वह सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। आगे है, जब से वह आई है यह दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई काम करने को बुलाए तो बेनियाजी के शान में 2 गई मजदूरी मांगती। वही औरत आज सुबह से दर्द जह में मर रही थी और यह दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। ये अफसाना है प्रेमचंद का, ठीक है, कफन अफसाना। तो फिर आगे है, कफन पढ़ रहे हैं हम लोग। आगे है कि घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ क्या हालत है इसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या।
यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। माधव का अंदेशा था कि वह कोठरी में गया तो घेसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक इसके पास से हिला भी नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। मुझे इसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उगरा हुआ बदन देखूं, इसे तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो वह खुलकर हाथ पाँव भी न पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ भी ना था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, घेसू और माधव। आगे, जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत इनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वह लोग जो किसानों की कमजोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिगुल थे, वहाँ इस किस्म की ज़हनियत का पैदा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। हम तो कहेंगे कि घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीकी बीन था, और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों का फितना पर परदास जमात में शामिल हो गया था। हाँ, इसमें यह सलाहियत ना थी कि शातिरों के आइन व आदाब की पाबंदी भी करता, इसलिए जहाँ इसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव अंगुस्त नुमाई कर रहा था। ठीक है, अंगुस्त नुमाई मतलब रुसवाई, बदनामी, इस ये होता है। फिर भी इसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह खस्ता हाल है तो कम से कम इसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और इस सादगी बेजुबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। आगे है कि दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ भी नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि इन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जुबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू की बैरूनी हिस्सा तो ज़्यादा गर्म ना मालूम होता था, लेकिन दांतों के तले पड़े तो अंदर का हिस्सा जुबान और हलक तो और तालू को जला देता था। और इस अंगारे को मुंह में रखने की से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहाँ इसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान था, इसलिए दोनों जल्द से जल्द निकल जाते थे, ताकि हालांकि इन कोशिश में इनकी आंखों से आंसू निकल आते। फिर है, घेसू को इस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। इस दावत में इसे जो सीरी नसीब हुई थी वह इसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या थी, और आज भी इसकी याद ताज़ा थी। वह बोला, वह भोज नहीं बोलता, तब से फिर इस तरह का खाना और भर पेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको पुड़िया खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सब ने पुड़िया खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में कितना स्वाद मिला। कोई रोक नहीं थी, जो चीज़ चाहो मांगो और जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि सामने गरम गरम गोल गोल महकती हुई कचौड़ियाँ डाल देते। मना करते हैं नहीं चाहिए, मगर वह है कि दिए जाते हैं। और जब सब ने मुंह धो लिया तो एक एक बड़ा पान भी मिला, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था, झटपट जाकर इस अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दरिया दिल था वह ठाकुर। माधव ने इन तकलीफ़ात का मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। मगर बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पुड़ियाँ खाई होंगी, मैं 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। आगे है, 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पिठा था तो इसका आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं उलाव के सामने अपनी धोतियाँ ओढ़कर पाँव पेट में डालकर सो रहे, जैसे 2 बड़े बड़े अश्वत्थ
कुंडलियों मारे पड़े हों और बुधिया अभी तक कराह रही थी। असधा, असधा मतलब होता है ऐसा चीज़ जो मतलब बहुत बड़ा हो और आपका जिसमें आपका नशा या कहने का मतलब जहर ना हो, जैसे कि अजगर सांप जो बड़ा हो लेकिन उसमें जहर ना हो। फिर आगे है 2 नंबर पे, ठीक है। ये पहला जो हम लोग पढ़ रहे थे वो पहला पॉइंट था, ठीक है, पहला पेज का पहला पॉइंट था वो। आगे अगला पॉइंट में ये है कि सुबह को माधव कोठरी में जाकर देखा तो इसकी बीवी ठंडी हो गई थी। इसके मुंह पर मक्खियाँ भनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं। सारा जिस्म खाक में लथपथ हो रहा था। इसके पेट में बच्चा मर गया था। इसके पेट में बच्चा भी मर गया था। माधव भागा हुआ घेसू के पास आया और फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह आवाजाही सुनी तो दौड़ते हुए आए और रस्म कदीम के मुताबिक गमजदों की तशफ़ी करने लगे, मगर ज़्यादा रोने धोने का मौका न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में बांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदारों के पास गए। वह इन दोनों को सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट चुके थे। चोरी की इल्लत में, वादे पर काम न करने की इल्लत में। पूछा, क्या है वे घेसुआ, रोता क्यों है? अब तो तेरी सूरत ही नजर नहीं आती। अब मालूम होता है तुम्हें इस गांव में नहीं रहना चाहते हो। घेसू जमीन पर सर रखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत में हूँ। माधव की घरवाली रात गुजर गई। दिन भर तड़पती रही सरकार। आधी रात तक हम दोनों इसके सराहने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला नहीं रहा। मालिक तबाह हो गए हैं। घर उजड़ गया है। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा इसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था वह सब दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो इसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब रहमदिल आदमी थे, मगर घेसू पर रहम करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कह दें, चल दूर हो यहाँ से। लाश घर में रख कर सड़ा, यूँ तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। मगर यह गुस्सा या इंतकाम का मौका नहीं था। तो वादन कर रहा 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर तस्फी का एक कलमा भी मुँह से ना निकाला। इस तरह उसकी तरफ ताका तक नहीं, गोया सर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों का इनकार का जुर्रत क्यों न कर होती। घेसू जमींदारों के नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घेसू के पास 5 रुपए का माकूल रकम जमा हो गई, यानी कि 1 घंटे में उसके पास टोटल 5 रुपये जमा हो गया। किसी ने गल्ला दे दिया, किसी ने लकड़ी। और दोपहर के घेसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की रफीकुल कलब औरतें आ आकर लाश को देखती थी और और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थी। तीसरा नंबर पर अब है तीसरा पॉइंट, ठीक है। बाजार में पहुंचकर घेसू बोला, लकड़ी तो इसे जलाने भर की मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो कोई हल्का सा कफन ले ले। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू करते। दोनों एक दूसरे का दिल का माजरा मौनी तौर पर समझ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, यहाँ तक कि शाम हो गई। दोनों इत्तेफाक से या आमदन एक शराब खाने के सामने आ पहुँचे और गोया किसी तयशुदा फैसले के मुताबिक अंदर गए। वहाँ जरा देर तक दोनों तजबुजब की हालत में खड़े रहे।
तजब्बुजब मतलब होता है कि बेचैनी, ठीक है, इसका मतलब होता है मतलब बेचैनी, ठीक है। तजब्बुजब की हालत में खड़े रहे। फिर घेसू ने इसे बोत इसे फिर घेसू ने इसे फिर घेसू ने एक बोतल शराब ली, कुछ गर्क ली और दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कजियां पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, गोया फरिश्तों की अपनी मासूमियत का यकीन दिला रहा हूँ। दुनिया का दस्तूर है, यही लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपए क्यों देते हैं कौन देखता है, पर लोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। येसु हंसा, कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले नहीं। माधव भी हंसा। इस गैर मतकवा खुशनसीबी पर कुदरत को इस तरह शिकस्त देने पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा ख़त्म हो गई। घेसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगवाएं, गोश्त और सालन और चटपटी कलेजियाँ और तली हुई मछलियाँ। शराब खाने के सामने दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारी चीज़ें लेकर आया। पूरे 1.5 रुपये खर्च हो गए, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे हुए पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी का फिक्र। जबकि इन मराहल को इन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था। येसु फलसफाना अंदाज में बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या इसे पन्ना होगा? माधव ने सर अकीदत झुकाकर तस्दीक की, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी यानी कि अलीम हो। इसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से इसे दुआ दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है कभी उम्र भर ना मिला। एक लम्हे के बाद माधव के दिल में एक तशवीश पैदा हुई। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो वहाँ एक न एक दिन जाएंगे। घेसू इस तुफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। तुफलाना मतलब जैसे होता है बच्चे जैसा सवाल करना, ठीक है। तुफलाना मतलब होता है बच्चे जैसा। तो घेसू ने इस तुफलाना सवाल का कोई जवाब ना दिया। माधव की तरफ पर मिलामत अंदाज से देखा। आगे है, जो वहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि तुमने हमें कफन क्यों ना दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेंगे तो जरूर। तू कैसे जानता है कफन ना मिलेगा? मुझे गधा समझता है? मैं 60 साल दुनिया में क्या घास खोदता रहा हूँ। इसको कफन मिलेगा और इससे अच्छा भी मिलेगा जो हम देते। माधव को यकीन न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। घेसू तेज हो गया। मैं कहता हूँ इसे कफन मिलेगा तो मानता क्यों नहीं? कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया। हाँ, वह रुपए हमारे हाथ न आएंगे, और अगर किसी तरह आ जाए तो फिर हम इस तरह बैठे पिएंगे और कफन तीसरी बार मिलेगा। आगे है, जूं जूं अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मैखाने की रौनक बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई भगता था, कोई अपने रफ़ीक को गले लपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से सागर देता था। वहाँ की फिजा में सुरूर थी, हवा में नशा। कितने तो चुल्लू में ही उलू हो जाते थे। यहाँ आते थे तो सिर्फ खुद फरामोशी का मजा लेने के लिए। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवा में मसरूर होते थे। जेस्त को बला यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वह भूल जाते थे कि वह जिंदा है या मुर्दा, या जिंदा दर गौर है। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी तरफ जमी हुई थीं। कितने खुशनसीब हैं दोनों। पूरी बोतल बीच में है। खाने से फारिग होकर माधव बची हुई
पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी तरफ गर्सना निगाहों से देख रहा था और देने के गुरूर और मुसर्रत और वलवला का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास किया। घेसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई थी वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद इसे ज़रूर पहुंच जाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई थी, कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी, दादा बैकुंठ की रानी बनेगी। घेसू खड़ा हो गया और जैसे मुसर्रत की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ना जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में जाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। यह खुश इक्तादी का रंग भी बदला। तलून नशा की खासियत है, या यास और गम का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, मरी भी तो कितना दुख झेलकर। वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा। घेसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गया। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया को मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों वहीं खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैनिया झमकावे ठगनी, सारा मैखाना मोह तमाशा। और यह दोनों मैकस मखमूर मोहियत का आलम में गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मुटके भी, भाव भी बतावे और आखिर नशे में बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। तो यही होता है, ये कफन का अफसाना ख़त्म। ठीक है, तो ये अफसाना था, ये कफन का अफसाना था, इसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और अब इसको पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो भी सवालात होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको भी हम लोग करेंगे। तो देखते हैं क्या है सवाल में। देखिए, ये मारूजी सवालात। ठीक है, मारूजी मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, मारूजी सवालात है, एग्ज़ाम में तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ सवालात है, इसको जवाब देखते हैं क्या क्या। पहला क्वेश्चन में है, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई। प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए में है 1890, 2 में है 1900, 3 में है 1880 और 4 में है 1833। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1880 होगा। सॉरी, इसका सही आंसर ये है 1880 सी में। ठीक है, प्रेमचंद की पैदाइश जो हुआ वो 1880 बनारस में हुआ था। फिर है, आगे है अगला क्वेश्चन में, दो नंबर पे है कि उर्दू नस्र में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का आगाज़ कब हुआ। उर्दू नस्र में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का आगाज़ मतलब इसका शुरुआत कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1936, 2 में है 1901, 3 में है 1857 और 4 में है 1957। तो इसका सही जवाब जो है ये कब हुआ था आगाज़ इसका सही जवाब है 1936 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये आपका सही जवाब है, 1936 में आगाज़ हुआ था। ठीक है, उर्दू नस्र में तरक्की पसंद अदबी तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अफसाना किस सदी में आगाज़ हुआ। अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में अफसाना के बारे में कि अफसाना किस सदी में आगाज़ हुआ। तो ऑप्शन ए है 19वीं सदी, 2 है 20वीं सदी, 3 है 21वीं सदी और 4 है 18वीं सदी। तो अफसाना जो है आपका 20वीं सदी में, अफसाना किस सदी में आगाज़ हुआ। अफसाना जो है 20वीं सदी में आगाज़ हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा
20वीं सदी यानी कि 2। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 20वीं सदी। फिर आगे है कि चौथा नंबर क्वेश्चन 4 नंबर पे है, जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है उसे कहते हैं। जिसमें जिंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है उसे कहते हैं। ए में है नावल, 2 में है नज्म, 3 में है अफसाना, 4 में है गज़ल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अफसाना कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर है आगे कि जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है उसे कहते हैं अफसाना कहते हैं। आगे फिर है 5 नंबर, बुधिया के शौहर कौन थे। ठीक है, बुधिया के शौहर कौन थे। ऑप्शन ए में है माधव, 2 में है घेसु, 3 में है प्रेमचंद और 4 में है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बुधिया के शौहर कौन थे। तो बुधिया जो थी वो औरत थी जो मर गई थी। ठीक है, जिसके पेट का बच्चा ही मर गया था। तो उसका शौहर कौन थे, वो माधव की पत्नी थी, यानी कि माधव उसका शौहर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माधव। फिर आगे है 6 नंबर पे, जब फाके की नौबत आती तो घेसु और माधव क्या करते। फाके मतलब होता है आपका भूखा। ठीक है, तो जब फाके की नौबत आती तो घेसु और माधव क्या करते। ऑप्शन ए में है चोरी करते, बी में है शराब पीते, 3 में है लकड़ियाँ तोड़ते और मजदूरी करते और 4 में है ठाकुर के घर जाते। तो हम लोगों ने भी पढ़ा है अफसाना में, ठीक है, कफन अफसाना में, कि जब फाके की नौबत आती तो घेसु और माधव क्या करते थे, लकड़ियाँ तोड़ते और मजदूरी करते। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लकड़ियाँ तोड़ते और मजदूरी करते। फिर अब अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर पे, जाहिदाना अंदाज में किसने 60 साल उम्र काट दी। यानी कि जाहिदाना अंदाज में किसने 60 साल की उम्र काट दी, किसका 60 साल हो गया था। ऑप्शन ए में है माधव, 2 में है घेसु, 3 में है प्रेमचंद और 4 में है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कौन थे, वो थे घेसु। ठीक है, तो माधव की पत्नी वो थी। इसका सही जवाब हो जाएगा घेसु, ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे है, माधव कोठरी में क्यों नहीं जाना चाहता था। माधव जो है कोठरी में क्यों नहीं जाना चाहता था। ऑप्शन 1 में है ताकि वहाँ तारीकी थी, 2 में वह अकेला था इसलिए, और 3 में था उसे डर लगता था जाने में, और 4 में था ताकि वो आलू घेसू न खा जाए। तो वो इसलिए नहीं जाना चाहते थे ताकि आलू घेसू न खा जाए, मतलब वो मरे तो मर जाने दो लेकिन खाना नहीं छूटना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ताकि आलू घेसू ना खा जाए। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन में, दर्दजा से कौन पछाने खा रही थी। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, गलत टाइपिंग हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में है, यहाँ पछाने नहीं होगा, यहाँ पछाड़े हो जाएगा। ठीक है, कौन पछाड़े खा रही थी। कौन पछाड़े खा रही थी। तो ऑप्शन ए में है क्या बोलता है, दर्दजा से कौन पछाड़े खा रही थी, मतलब कौन, मतलब दर्द जो से चिल्ला रहा था दर्द से, मतलब। ठीक है, तो इसमें है कौन पछाड़े खा रही थी। ऑप्शन ए में है प्रेमचंद, 2 में है माधव, 3 में है घेसु और 4 में है बुधिया। तो बुधिया उसकी बीवी थी और वही दर्द से पछाड़े खा रही थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 9 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 बुधिया। आगे है, बाप और बेटे दोनों रोते हुए किसके पास गए। बाप और बेटे दोनों रोते हुए किसके पास गए। ऑप्शन ए में 1 में है ठाकुर जी के पास, 2 में है जमींदार के पास, 3 में है बुधिया के पास, 4 में है प्रेमचंद के पास। तो दोनों रोते हुए किसके पास गए थे, जमींदार के पास गए थे, यानी कि इसका सही आंसर 2, ऑप्शन बी। आगे है, बाजार से कफन लाने कौन गए थे। बाजार से कफन लाने कौन गए थे। ऑप्शन 1 में है माधव, 2 में ठाकुर जी, 3 में ज़मींदार, 4 में माधव और घेसु। तो बाजार से कफन लाने कौन गए थे, तो दोनों गए थे, माधव और घेसु गए थे। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माधव और घेसु। आगे है 12 नंबर में, ज़मींदार साहब ने कितने रुपए दिए।
तो ऑप्शन 1 में है 5 रुपये, 2 में है 2 रुपये, 3 में है 1 रुपये और 4 में है 3 रुपये। तो ज़मींदार साहब ने कितने रुपये दिए थे? हम लोगों ने भी पढ़ा है, ज़मींदार साहब ने 2 रुपये दिए थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में 2 रुपये। आगे है, घेसू के पास कुल कितने रुपए जमा हुए थे? घेसू के पास कुल कितने रुपए जमा हुए थे? ऑप्शन 1 में है 3, ऑप्शन 2 में है 10, ऑप्शन 3 में है 5 और ऑप्शन 4 में है 50। तो घेसू के पास कुल कितने रुपए जमा हुए थे? घेसू के पास कुल 5 रुपये जमा हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 में, बाजार में घेसू और माधव इत्तेफाक से कहाँ पहुँच गए? बाजार में घेसू और माधव इत्तेफाक से कहाँ पहुँच गए? कपड़े की दुकान, शराब खाना, गोश्त की दुकान और ज़मींदार के घर। तो वो लोग कहाँ पहुँच गए थे? शराब खाना में पहुँच गए थे। शराब खाना में, यहाँ पे शराब खाना में इस तरह होगा खाना। ठीक है, खाना मतलब होता है घर, और वहाँ पे हो गया खाना मतलब वो खाना, मतलब जिसे हम लोग खाना खाते हैं वो हो गया, और ये खाना हो गया, इसका मतलब हो गया घर। तो शराब खाना यानी कि शराब घर। फिर आगे है 15 में, माधव ने पूरियों का पत्तल उठाकर किसने दिया? यहाँ किसने नहीं, किसको होगा। माधव ने पूरियों का पत्तल उठाकर किसको दिया? ऑप्शन 1 में है बुधिया को, 2 में है घेसू को, 3 में है भिखारी को, 4 में है ठाकुर जी को। तो वो किसको उठाकर दिया था? भिखारी को दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 16 में, प्रेमचंद का पहला हिंदी नावल है। प्रेमचंद का पहला हिंदी नावल कौन सा है, बताना है आपको। 1 में है वरदान, 2 में है मंगलसूत्र, 3 में निर्मला और 4 में सेवा सदन। तो आपका जो है इसका आंसर जो है आपका, प्रेमचंद का जो पहला हिंदी नावल जो है वो है सेवा सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेवा सदन, ऑप्शन नंबर 4। साथियों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कफन अफसाना, और इसी से रिलेटेड जितने भी सवालात होते हैं ऑब्जेक्टिव का, लगभग में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग आगे जो होगा वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन में, प्रेमचंद का असल नाम था। तो प्रेमचंद का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 में है गणपत राय, 2 में है मुंशी प्रेमचंद्र और 3 में है धनपत राय श्रीवास्तव और 4 में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद का असली नाम क्या था? प्रेमचंद का असल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। प्रेमचंद का असल नाम जो था वो धनपत राव श्रीवास्तव था। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में है, प्रेमचंद की वफ़ात कब हुई? तो प्रेमचंद की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन 1 में है 2 अक्टूबर 1946 और 1936 और 3 में है 31 जुलाई 1880 और 4 में है 14 अगस्त 1938। तो प्रेमचंद की जो वफ़ात हुई वो हुई थी अक्टूबर 1936 को, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, फिर अब आगे है 19 में, नावल निगारी का बादशाह किसे कहा जाता है? नावल निगारी का बादशाह, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो नावल को हिंदी में कहते हैं उपन्यास, तो उपन्यास का सम्राट। ठीक है, तो उपन्यास का सम्राट यानी कि नावल निगारी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 में है अल्ताफ हुसैन हाली, 2 में है प्रेमचंद और 3 में है जोश मलिह आबादी और 4 में है प्रकाश फिक्री। तो नावल निगारी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो वो प्रेमचंद को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अब आगे है, प्रेमचंद की पैदाइश किस शहर में हुई? तो प्रेमचंद की पैदाइश किस शहर में हुई? ऑप्शन 1 में है इलाहाबाद, 2 में है लखनऊ, 3 में है अजीमाबाद और 4 में है बनारस। तो प्रेमचंद की पैदाइश जो हुई थी वो बनारस में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बनारस में। फिर अब आगे है क्वेश्चन नंबर 21 में, प्रेमचंद को घर में क्या कहते थे? तो प्रेमचंद को क्या कहते थे? 1 में है प्रेम कहते थे, 2 में धनपत राय कहते थे, 3 में गणपत राय कहते थे, 4 में नवाब राय कहते थे।
तो क्या कहते थे बताना है। प्रेमचंद को घर में क्या कहते थे, तो प्रेमचंद को घर में नवाब राय कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। प्रेमचंद को घर में क्या कहते थे, नवाब राय। फिर अब आगे है 21 क्वेश्चन हो गया है। अब 22वां क्वेश्चन है 22 नंबर पे। जब प्रेमचंद की वालदा का इंतकाल हुआ उस वक्त उसकी उम्र थी। वालदा मतलब होता है माँ, ठीक है, माता। तो जब प्रेमचंद की वालदा का इंतकाल हुआ उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी। एक में है 10 साल, 2 में है 5 साल और 4 में है 12 साल। तो जब उसकी वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त उसकी उम्र थी 7 साल। प्रेमचंद की उम्र कितनी थी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 23 आया है। 23 को देखते हैं क्या है। प्रेमचंद की शादी इसकी मर्जी के खिलाफ कब कर दी गई। तो प्रेमचंद की जो शादी थी उसको मर्जी के खिलाफ कर दी गई थी एक बदसूरत लड़की से, ठीक है। तो प्रेमचंद की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कब कर दी गई थी। ऑप्शन 1 में 15 वर्ष की उम्र में, 2 में है 18 वर्ष की उम्र में, 3 में है 12 वर्ष की उम्र में और 4 में है, ऑप्शन 4 में है 20 वर्ष की उम्र में। तो इसकी मर्जी के खिलाफ जब शादी कर दी गई थी वो थी आपका 15 वर्ष की उम्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 15 वर्ष की उम्र में ही उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी गई थी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 24 में। प्रेमचंद्र ने मैट्रिक कब पास किया। प्रेमचंद ने मैट्रिक कब पास किया। ऑप्शन 1 में है 1880, 2 में है 1880, 3 में है 1904 और 4 में है 1905। तो ऑप्शन बी, ये क्या बोलते हैं, प्रेमचंद ने मैट्रिक कब पास किया, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1800। तो 1880 में ये पैदा हुआ था और 1800 मैट्रिक पास किया, उम्र में ही मैट्रिक पास कर लिया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने दिया था। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। तो कलम का सिपाही ऑप्शन 1 में मिर्ज़ा गालिब, 2 में है अल्लामा इकबाल, 3 में सिद्दीक मुजीबी, 4 में है प्रेमचंद। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। तो उम्मीद है साथियों, चलिए ये तो PDF ख़त्म हो गई आप। तो उम्मीद है साथियों कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगर नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में।